हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एंटी साइकोटिक। और एक बार फिर से हम नर्सिंग सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज स्टडी करेंगे। स्पेशली ये टॉपिक बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट जो इस समय मेंटल हेल्थ नर्सिंग स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स में और सम टाइम लॉन्ग नोट में भी ये वाला टॉपिक आ जाता है। तो एंटी साइकोटिक होता क्या है? एंटी साइकोटिक एक ड्रग का एक ग्रुप होता है जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर, अब कौन कौन से साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं वो सब हम इस पूरा अपना वीडियो में देखेंगे। उन सबको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन का जो ग्रुप जो यूज़ किया जाता है वो एंटी साइकोटिक कहलाता है। ओके, आज की हमारी वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं आज की स्लाइड्स के, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिफाइन एंटी साइकोटिक्स, हिस्ट्री ऑफ एंटी साइकोटिक्स, टाइप्स ऑफ एंटी साइकोटिक, इंडिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और रोल ऑफ नर्स। ठीक है, रोल्स ऑफ नर्स यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स एंटी साइकोटिक क्या होती हैं जब भी एंटी साइकोटिक पेशेंट को स्टार्ट किए जाते हैं। एंटी साइकोटिक आर मेडिसिन यूज टू ट्रीट psychotic disorder or psychosis related to other psychiatric and medical disorder। एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन होती हैं जो ट्रीट करती हैं किसको? साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को। जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करती हैं। और साइकोसिस रिलेटेड अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर, साइकोसिस से रिलेटेड जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं उनको ट्रीट करती है। और मेडिकल डिसऑर्डर, मेडिकल कुछ कंडीशन पेशेंट को जब डेवलप हो जाती है उससे रिलेटेड अगर साइकोसिस पेशेंट को है, यानी साइकेट्रिक से रिलेटेड साइकोसिस है पेशेंट को या मेडिकल से रिलेटेड साइकोसिस है पेशेंट को, तो उन सबको ट्रीट करने के लिए एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। ओके, एंटी-साइकोटिक drug also called D2 receptor blockers, major tranquilizers, न्यूरोलेप्टिक एजेंट्स एंड एंटी-सीजोफेनिक ड्रग्स। तो एंटी-साइकोटिक को और हम क्या कह सकते हैं? इसको कहा जाता है D2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी कहते हैं, मेजर ट्रैंक्विलाइजर भी कह सकते हैं, और न्यूरोलेप्टिक एजेंट और एंटी-सीजोफेनिक ड्रग्स, यानी सीजोफेनिया जो डिसऑर्डर होता है उसको ट्रीट करने के लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज़ की जाती हैं, इसलिए इसको एंटी सीजोफेनिक ड्रग्स भी कहते हैं। ओके, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स विच इज़ यूज्ड टू ट्रीट साइकोसिस, साइकोटिक कंडीशन सच एज हेलुसिनेशन एंड पैरानोइया। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या हैं जो ट्रीट करती हैं साइकोसिस को, साइकेट्रिक कंडीशन को, जैसे कि हेलुसिनेशन पेशेंट को डेवलप हो गया हेलुसिनेशन, यानी वो गलत उसको तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं, उसको अलग टेस्ट हो रहा है और उसको कोई दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, तो उसको हेलुसिनेशन हो रहा है। पैरानोइया जो वर्ड है वो पैरानोइड से निकला है, जैसे पैरानोइड सिजोफेनिया होता है और पैरानोइड पर्सनैलिटी होती है जिसमें पेशेंट जो होता है जिसको किसी भी अदर पर्सन पर एक शक करने की बीमारी हो जाती है, वो किसी ना किसी कारण से उस पर शक कर लेता है, तो ये पैरानोइया कहलाता है। इसमें स्पेशली ये रिलेशनशिप में देखा गया है जिसमें जो पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे पर किसी ना किसी कारण से या कोई रीज़न भी नहीं होता, विदाउट एनी कॉज उस पर शक करने लग जाते हैं, तो इस वाले वर्ड को पैरानोइया बोला जाता है। तो हेलुसिनेशन वाली कंडीशन है, पैरानोइया है पेशेंट को, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। स्पेशली जो एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स होती हैं मेनली 3 हैं जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होती हैं। तो रेस्पेरिडोन जो 2 से 10 mg पर डे यूज़ की जाती है। हेलोपेरिड्रोल 5 to 100 mg पर डे। हेलोपेरिड्रोल जो है इंजेक्शन भी हॉस्पिटल में दिख जाता है, 2 ml का इंजेक्शन होता है जो सेरेनेक्स नेम से आता है, और टैबलेट भी होती है इसकी। तो इसके जो लिमिटेड डोज है वो 100 mg पर डे तक दे सकते हैं। फिर आता है
लोजापिन 25 to 100 mg पर डे। तो ये 3 एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं जो मेनली पेशेंट के लिए यूज़ की जाती हैं जब पेशेंट को साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और साथ साथ उसको मेडिकल कुछ कंडीशन है उससे उसको साइकेट्रिक सिम्टम दिख रहे हैं, यानी हेलुसिनेशन हो रहा है या उसको पैरानोइया डेवलप हो गया है। ओके, अब हम हिस्ट्री देखेंगे। एंटीसाइकोटिक ड्रग के बारे में हमने समझ लिया एंटीसाइकोटिक ड्रग किस लिए यूज़ की जा रही है, ठीक है। अब हिस्ट्री क्या है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग को कब से यूज़ किया गया था। तो सेन एंड बोस 1831 में फर्स्ट हमें सेन एंड बोस थे, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया था रिसरपाइन एक ड्रग थी, उससे इंट्रोड्यूस कराया था। ये जो ड्रग है मेनली बीपी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। फिर नेक्स्ट हैं जीन डिले एंड पीनर डेनिकर, जिन्होंने 1952 में फर्स्ट इंट्रोड्यूस कराया था हमें किस वाली ड्रग से, क्लोरप्रोमाजिन से। क्लोरप्रोमाजिन ड्रग के बारे में हमें बताया था, ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाने वाली ड्रग थी। जेन सेसन ने 1958 में फर्स्ट हमें इंट्रोड्यूस कराया था हैलोपेरिड्रोल से। 1958 में जो ड्रग जो यूज़ की गई थी हैलोपेरिड्रोल, जिसके बारे में मैंने आपको इससे पिछले वाली स्लाइड में बताया था कि सैरेनेक्स नाम से एक इंजेक्शन आता है, टैबलेट आती है, और ये अभी भी पेशेंट पे यूज़ की जाती है क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा देखा गया है। ओके, तो इस तरह से ये कुछ नेम हैं जो हिस्ट्री में हमें याद होने चाहिए कि एंटीसाइकोटिक किस तरह से यूज़ में आई है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन कि एंटीसाइकोटिक का क्लासिफिकेशन क्या है या एंटीसाइकोटिक के टाइप क्या है। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे एंटीसाइकोटिक का, जो कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, जिसको कन्वर्जेशनल एंड ट्रेडिशनल दोनों ही नाम दिए गए हैं, जिसमें आपको जो ड्रग दिख रही हैं वो 6 हैं। फर्स्ट ड्रग है क्लोरप्रोमाजिन, 300 से 1550 mg पर डे ओरली दे सकते हैं पेशेंट को। और अगर इसको आयम इंजेक्शन में देना है, रूट इसका आयम है और इंजेक्शन फॉर्म में पेशेंट को देना है तो 50 से 100 mg पर डे। नेक्स्ट है थायोरुडाजिन, जिसमें 300 से 800 mg पर डे ओरली पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लोफेनाजिन, 2 से 20 mg पर डे ओरली टैबलेट फॉर्म में पेशेंट को दे सकते हैं। लोक्सापिन 25 से 100 mg पर डे ओरली। और सबसे जो अच्छी जो ड्रग है जो हैलोपेरिड्रोल है, जिसके बारे में मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जो सैरेनेक्स नाम से कंपनी नेम से अवेलेबल है हॉस्पिटल्स के अंदर। तो 5 से 100 mg पर डे ओरली और 5 से 20 mg पर डे आयम दे सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड क्लासिफिकेशन या सेकंड टाइप एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, जिसको सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक भी बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है रिस्पेरिडोन 2 से 10 mg पर डे ओरली दे सकते हैं। क्लोजापिन 50 to 450 mg पर डे ओरली और लोजापिन 5 to 20 mg पर डे ओरली। रिस्पेरिडोन 40 to 160 mg पर डे ओरली। क्यूडेपिन 300 to 500 mg पर डे ओरली। और लास्ट में आता है एरिजाप्राजोल, जो एबिपिली नाम से भी आता है। इसको थर्ड जनरेशन एंटीसाइकोटिक में रख दिया गया है। अभी इसका थर्ड क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, लेकिन इसको थर्ड जनरेशन एंटीसाइकोटिक बोला जाने लगा है क्योंकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है बाकी सारे एंटीसाइकोटिक ड्रग के साइड इफ़ेक्ट से कम साइड इफ़ेक्ट पाया जाता है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो बेस्ट ड्रग फॉर एंटी साइकोटिक ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, अब बात आती है कि टिपिकल और एटिपिकल क्लासिफिकेशन या टाइप जो एंटीसाइकोटिक ड्रग का हम पढ़ रहे हैं, क्यों टिपिकल पेशेंट पे यूज़ किया जा रहा है और क्यों एटिपिकल यूज़ किया जा रहा है, इसके बारे में हम ध्यान से देखेंगे।
टिपिकल एंटीसाइकोटिक क्यों पेशेंट पे यूज़ किया जाता है ये देखेंगे। डोपामिन D1 स्टिमुलेट करता है एसी का फुल फॉर्म होता है एड्रेनलिन साइकिल। और एड्रेनलिन जो साइकिल होता है या एसी जो होता है ये एक एंजाइम है जो रिलीज़ करता है प्रोटीन काइनेज को, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PTA हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन शुगर एंड बॉडी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, जो यहाँ पे आप स्लाइड देख रहे हो उस पर ध्यान से देखिए आप लोग कि क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जो टिपिकल जो ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं और जो डोपामिन D1 जो है वो स्टिमुलेट करता है किसको, एसी को। और एसी एक क्या है, एंजाइम्स है जो प्रोटीन काइनेज को रिलीज़ करता है। प्रोटीन काइनेज क्या करता है, ग्लूकोज और शुगर और बॉडी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेशन करता है। यानी अगर पेशेंट को शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी उसको हाइपोग्लाइसीमिया है, ठीक है, तो हाँ, और उसके कारण उसको क्या हो रहा है, उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम देखने में आ रही है। क्योंकि हमने शुरू में स्लाइड में देखा था कि अगर पेशेंट को मेडिकल कंडीशन के रहते हुए उसको क्या हो रहा है, उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम देखने में आ रही है, इट मीन्स कि उसको अब हेलुसिनेशन, पैरानोइया और कुछ सिम्टम है जो दिख रहे हैं, जो साइकेट्रिक सिम्टम है वो सब साइकोसिस प्रॉब्लम देखने में आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि पेशेंट को हमें टिपिकल ड्रग देना है। ठीक है, तो टिपिकल क्लासिफिकेशन में से जो भी ड्रग डॉक्टर ऑर्डर करते हैं वो हमें देना है। यानी क्योंकि वो क्या करेगा, उसके रेगुलेशन को ठीक करेगा। ठीक है, ग्लूकोज के, शुगर के, बॉडी मेटाबॉलिज्म को बना के रखेगा। अब बात आती है एटिपिकल की, यानी डोपामिन D2। और डोपामिन D2 क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, एसी को। ठीक है, वो क्या कर रहा था, इसमें डोपामिन D1 स्टिमुलेट कर रहा था एसी को और ये इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। इन सिंपल वे, इफ शुगर लेवल डाउन इन पेशेंट देन साइकेटिक डिसऑर्डर, बिहेवियर डिसऑर्डर डेवलप सच एज हेलुसिनेशन। इसका मतलब ये है कि अगर पेशेंट में, सिंपल वे में अगर हम समझें, अगर पेशेंट के अंदर शुगर लेवल क्या है, कम है, उसके बॉडी के अंदर कम है, तो उसमें साइकेटिक डिसऑर्डर और बिहेवियर डिसऑर्डर डेवलप हो जाएंगे, जैसे कि हेलुसिनेशन उसको डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स अगर हमने शुगर लेवल, इसमें लिखा व्हेन शुगर लेवल डाउन इन द पेशेंट देन वी यूज टिपिकल एंटीसाइकोटिक। इसका मतलब यह है कि अगर पेशेंट के अंदर शुगर लेवल डाउन है, अगर उसको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप हो गई है, तो इसका मतलब है हम उसको टिपिकल एंटीसाइकोटिक देंगे। ठीक है, अगर पेशेंट को मेनली साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, सच एज उसको सिजोफ्रेनिया है, उसको सिजोफ्रेनिक पेशेंट है वो, और तब उसके अंदर हमें सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हेलुसिनेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, पैरानोइया दिखाई दे रहा है, अगर ये इस तरह के सिम्टम अगर हम पेशेंट के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो हम फिर उसको एटिपिकल एंटीसाइकोटिक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस होता है। टिपिकल कहाँ यूज़ करना है, एटिपिकल कहाँ यूज़ करना है। तो टिपिकल यूज़ करना है किस में, जब पेशेंट के अंदर शुगर लेवल कम हो रहा है और उसके अंदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। एटिपिकल कब यूज़ करना है, जब पेशेंट को साइकेट्रिक प्रॉब्लम ही है, मेनली उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, और पेशेंट को एटिपिकल एंटीसाइकोटिक देकर हम ट्रीट करते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ठीक है, गूगल से ही मैंने इसकी एक पिक्चर लेके इस अपने स्लाइड्स में ऐड किया है। अच्छा, इस डायग्राम को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हमारे अंदर डेवलप हो जाती है तो किसके कारण होती है। 3 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक होता है नोरेपिनेफ्रिन, एक सेरोटोनिन और एक डोपामिन। ठीक है, अगर ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स ठीक नॉर्मल अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं तो ठीक है, पेशेंट ठीक रहेगा। अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो पेशेंट की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, अगर कम हो जाते हैं तो पेशेंट की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक, तो अब हम इसमें देखेंगे ये जो यहाँ पे ब्रेन का जो डायग्राम है, इसके अंदर बताया गया है कि डोपामिन का पाथवे कौन कौन सा है, यानी डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका पाथवे कहाँ कहाँ पर है, और इस पाथवे से अगर डोपामिन ठीक से रिलीज़ हो रहा है या उसके अंदर ब्लॉकेज हो जा रहा है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, पेशेंट का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये पाथवे कौन कौन सा है, एक है मेसोलिम्बिक ट्रैक, निग्रोस्टेडियल ट्रैक, मेसोकोर्टिकल ट्रैक एंड ट्यूबरो इन्फोड्यूबुलर ट्रैक्ट।
ठीक है, जिसमें अलग अलग कलर से दिख भी रहा है और एरो से निशान भी लगाया हुआ है। अच्छा डायग्राम है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो डोपामिन D2 ब्लॉक्स ऑन द डोपामिन पाथवे विल लीड्स टू फॉलोइंग इफेक्ट। ठीक है, तो डोपामिन D2 क्या करता है, डोपामिन D2 का हमने बताया था वो इनहिबिट कर देता है AC को। ठीक है, इनहिबिट कर देगा AC को, तो वो क्या करता है, जब इनहिबिट कर देता है तो ये जो डोपामिन का जो पाथवे है उसको ब्लॉक कर देगा। उसके कारण क्या इफेक्ट आएगा, जो निग्रोस्टेडियल ट्रैक्ट जो होता है, जिसका निग्रोस्टेडियल जो ट्रैक्ट जो हमने इसमें अपने डायग्राम में देखा था, ये EPS सिम्टम डेवलप करता है, कोज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। ठीक है, और ट्यूबरो इन्फरडीलर जो ट्रैक्ट होता है ये मॉड्यूलेट पिट्यूटरी थेरेपी इंक्रीज प्रोलैक्टिन। फिर आता है मीजोलिम्बिक ट्रैक्ट, रिड्यूस करता है पॉजिटिव सिम्टम्स को, जैसे हेलुसिनेशन और डिल्यूजन। एक नेगेटिव सिम्टम होते हैं सिजोफ्रेनिक पेशेंट में और एक पॉजिटिव सिम्टम होते हैं। जो पॉजिटिव सिम्टम होते हैं वो हेलुसिनेशन और डिल्यूजन होता है। ठीक है, और हेलुसिनेशन और डिल्यूजन है, इनको ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, अगर पेशेंट को प्रॉपर तरीके से एंटीसाइकोटिक चल जाए। अगर नेगेटिव सिम्टम की तरह अगर पेशेंट चला जाता है तो उसको ट्रीट करना या उसका रिजल्ट थोड़ा सा उसका रिजल्ट ठीक नहीं रहता है, इतना प्रॉपर ठीक नहीं रहता है जैसे कि पॉजिटिव सिम्टम का रहता है। फिर आता है मेसोकोर्टिकल ट्रैक्ट, ट्रीट नेगेटिव एंड कोग्नेटिव सिम्टम। तो मेसो ट्रैक्ट जो है करता है नेगेटिव एंड कोग्नेटिव सिम्टम, दोनों को ही ट्रीट करता है। नेक्स्ट इंडिकेशन, अब बात करते हैं हम इंडिकेशन की कि एंटीसाइकोटिक कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कैसे कैसे डिसऑर्डर में यूज़ किया जाता है, जो हम पढ़ भी रहे हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं एक ऑर्गेनाइज वे में। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर यानी डिलीरियम और डिमेंशिया की कंडीशन में, मूड डिसऑर्डर, मेनिया, डिप्रेशन एंड बाइपोलर, फंक्शनल डिसऑर्डर, पैरानोइड, सिजोफ्रेनिया, चाइल्ड डिसऑर्डर, म्यूटिज्म, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, म्यूटिज्म जिसमें कि बोलता नहीं है बेबी बिल्कुल भी, और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का मतलब ADHD, जिसमें कि पेशेंट की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, बहुत एक्टिव हो जाता है बेबी, और उसका अटेंशन बिल्कुल भी नहीं रहता है, डेफिसिट रहता है दोनों। अदर साइकोटिक डिसऑर्डर में OCD, एनोरेक्सिया नर्वोसा, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा जिसमें पेशेंट खाना नहीं खाता है। ठीक है, तो ये सारे इंडिकेशन है जिसमें एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज़ की जाती है। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग या साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या होता है। ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट देखेंगे सबसे पहले हम। इनवॉलेंट्री कॉन्शियस कंट्रोल, इनवॉलेंट्री यानी कॉन्शियस कंट्रोल नहीं रह रहा है, जैसे ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, मीडियासिस। ठीक है, डायलेशन ऑफ प्यूपल। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि पेशेंट का जो BP है, अगर वो लेटा है, अगर लेटा है और बैठेगा तो उसका BP जो है डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर बैठा है और बैठ के खड़ा होगा तो तब उसका BP डाउन हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम साइड इफ़ेक्ट EPS भी पेशेंट में देखने में आते हैं, जिसमें क्या क्या देखने में आता है EPS में। न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस पार्किंसोनिज्म, बॉडी रिजिडिटी, बॉडी रिजिड हो जाएगी। बॉडी काइनेसिया यानी साइको मोटर मूवमेंट स्लो हो जाएगा। एक्नेशिया, मूवमेंट नॉट कंट्रोल, मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता है पेशेंट का। अगर हाथ हिल रहा है तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, पैर हिल रहा है तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अपने मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एक्टेसिया, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी पेशेंट का कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो रहा है, उसको खड़ा कर रहे हैं तो गिर जा रहा है, पीछे की तरफ आगे की तरफ कहीं भी गिर जाता है, अपना उसका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। एक्यूट डिस्टोनिक मसल्स स्पाज्म हो जाते हैं। एक्टेसिया, नॉट सिट ऑन वन प्लेस, पेशेंट एक जगह नहीं बैठेगा, हिलता रहेगा अपनी जगह पे, एक साथ एक जगह प्रॉपर तरीके से एक टाइम पे नहीं बैठता है। और टार्डिव डिस्काइनेशिया, इनरेगुलर जर्किंग मूवमेंट आते रहेंगे इनरेगुलर, जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये सारे क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट है, तो EPS पेशेंट में दिखने लग जाता है। नेक्स्ट, हाँ, अब आता है नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटी या नर्सिस रोल क्या है एंटीसाइकोटिक देते समय। फॉलो द राइट ऑफ मेडिसिन्स, जितने भी हमारे 6 राइट्स हैं
वो सारे राइट्स फॉलो करने हैं पेशेंट को मेडिकेशन देते समय। 6 राइट आपको पता है कि पेशेंट को मेडिकेशन देते समय कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट ऑर्डर, ये सारे जितने भी हैं उन सबको हमें यूज़ करना है। एडवाइज द क्लाइंट टू टेक सिप्स ऑफ वाटर टू प्रिवेंट जीरोस्टोमिया, इसका मतलब है ड्राइनेस ऑफ माउथ। पेशेंट को क्या है, सिप्स ऑफ वाटर देते रहना है, एडवाइस करना है ताकि उसको ड्राइनेस ऑफ माउथ ना डेवलप हो। और पेशेंट को क्या करना है, कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए हाई फाइबर डाइट और इनटेक ऑफ वाटर, ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अच्छे से पानी पिए, अच्छे से फाइबर डाइट ले। नेक्स्ट, एडवाइज द क्लाइंट टू गेट अप फ्रॉम बेड स्लोली टू प्रिवेंट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। जैसे कि मैंने बताया था, और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में क्या होता है, पेशेंट अगर लेटा है, अगर लेट के बैठता है तो उसको हाइपोटेंशन हो जाता है, और बैठा है और बैठ के अगर खड़ा होता है तब हाइपोटेंशन हो जाता है। तो जब भी वो बेड से उठता है अपने, तो स्लोली उठे ताकि पेशेंट गिरे ना और फर्दर इंजरी से बचे। ऑब्जर्व द क्लाइंट टू एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, मतलब EPS से पेशेंट में देखना है हमें EPS तो डेवलप नहीं हो रहा है। अगर पेशेंट को सीजर्स हैं तो सीजर्स का प्रिकॉशन भी पेशेंट का चलेगा, ताकि पेशेंट को सीजर ना आए, क्योंकि सीजर्स अगर पेशेंट को अचानक से आ जाते हैं तो उससे भी पेशेंट को फर्दर इंजरी हो सकती है। पेशेंट को एडवाइस करना है सन स्क्रीन लेने के लिए, फुल कपड़े पहने, हाफ स्लीव्स ना पहने, और डार्क ग्लासेस, ताकि सन का जो इफ़ेक्ट है उसकी बॉडी पे ना दिखाई दे, रिएक्शन ना दिखाई दे। अच्छा, पेशेंट जब भी एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा है तो उसको डिसकंटिन्यू एकदम से नहीं करना होता है। अगर एकदम से कंटिन्यू कर दिया तो उसके विड्रॉल सिम्टम पेशेंट के अंदर दिख जाते हैं और होने लग जाते हैं, जैसे नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, लैक ऑफ स्लीप। इसलिए जब भी पेशेंट को मेडिसिन अगर बंद करनी है एंटीसाइकोटिक, तो स्लोली बंद की जाती है। और दिस विड्रॉल सिम्टम अकर विद इन 2 वीक व्हेन पेशेंट क्वाइट द ड्रग। और ये जो विड्रॉल सिम्टम है 2 वीक के अंदर ही दिखने लग जाते हैं अगर पेशेंट ने अचानक से मेडिसिन लेना बंद कर दिया। इसलिए मेडिसिन को अगर टैपर करना है तो एडवाइस, जो भी डॉक्टर की एडवाइस ड्रग है उसी के अकॉर्डिंग ही उसको टैपर करना है, धीरे धीरे उसका लेना बंद करना है। आई होप आपको एंटीसाइकोटिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।